तो नाजरीन, ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए हम इनसे अपना पहला सवाल पूछना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसकी प्रिपरेशन कब से हमें स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ ये एक फोबिया है बच्चों में कि नहीं नहीं, हम जब कोई एकेडमिक क्लास में है तो हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप वो एक बड़ी खूबसूरत कोट है कि दो पौड़ियों पे रखने वाला इंसान चल नहीं पाता, तो वो उनका गलत कंसेप्ट है। मैं सबसे पहले बच्चों को यही फोकस करता हूं कि सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकता हूं या कर सकती हूं। और साथ में कि हमको एक टारगेट फिक्स कर देना है। जब आप टारगेट फिक्स कर देंगे तो फिर आपका इंटरेस्ट भी बनना शुरू हो जाएगा और आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो प्रिपरेशन सबसे पहले स्टार्ट आपको, मुझे लगता है आज की डेट में तो बहुत बहुत पहले से करना चाहिए, लेकिन कम से कम सिक्स क्लास के बाद आपको थोड़ी थोड़ी कॉम्पिटिटिव जो बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, है ना, कोई पेपर है, वो पढ़ना चाहिए और राइटिंग स्किल को बढ़ाना चाहिए। तो सिक्स क्लास के बाद आहिस्ता आहिस्ता और फिर नाइन्थ के बाद बहुत ज्यादा अपने आप को फोकस करके एक टारगेट सेट करके उसका पीछे करना चाहिए। और टाइम टेबल क्या बनाना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना देखिए, चाहिए? जब जब आप एकेडमिक में हैं तो ये इसमें कोई शक की बात नहीं कि आपको ज्यादा टाइम एकेडमिक्स में देना है। वो इसलिए देना है क्योंकि आपको एक एग्जाम पास करना है, और इस एग्जाम को पास नहीं करना बल्कि आपको अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। आपको स्कूल में जाना है, आपके प्रैक्टिकल्स हैं, आपका टाइम टेबल, एक सेट टाइम टेबल होता है कि इतने से इतने बजे तक मुझे स्कूल में जाना है, इतने बजे मुझे कोचिंग क्लासेस में जाना है। तो वो ज्यादा टाइम आपने वहां पे एकेडमिक्स को देना है। लेकिन आपकी प्रिपरेशन इस तरह से हो कि जब आप किसी टॉपिक के पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये जो पॉइंट एक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के काम आ सकता है, तो उसको आप पेन डाउन कीजिए। आप सेपरेट नोटबुक बना लीजिए और जो भी आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हो, जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, उस थ्योरी में से वो सारे पॉइंट आप लिख के रखते रहे। तो इस तरह से आपका एक टाइम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो सेट टाइम टेबल के हिसाब से आपका एकेडमिक और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी होती रहेगी। इसके साथ साथ में पर डे कुछ वक्त, चाहे वो 2 घंटे हैं, 3 है या 4 घंटे हैं, वो आप मैगजीन्स को पढ़ने में लगाइए। वो आप नेशनल या इंटरनेशनल जो भी कोई हमारा कोई समिट हो रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई ऑफिस में कोई बड़ी कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई डिस्कवरी हो रही है, कोई साइंस में कोई नई चीज आजाद हो रही है, कंप्यूटर में कोई नई चीज आ रही है, उन चीजों को पढ़ते रहा करें। और ईयर बुक जो है जरूर, और मैगजीन जो है वो जरूर पढ़ा करें साथ में। तो इसमें मेनली कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस रहना चाहिए हमारा? देखिए, जब आप अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो फिर आपको जनरल स्टडीज के बारे में चल रहे हैं। मजा तो तब है कि आपके टिप्स पे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, किसने बनाया, फंडामेंटल राइट्स कहां से लाए, फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लाई, मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, महमूद गजनवी कौन थे, मोहम्मद गोरी कौन थे। तो ये चीजें, सब चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ये तभी हो सकती हैं जब इन सब चीजों को आप कहानी बना के, जैसे आपने अगर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 90s में देखी थी, आज भी उसका एक एक सीन याद है। मुझे आज भी याद है कि बहुत सारे बच्चों को जब मैं पूछता हूं तो वो कहते हैं आज भी कि जब शाहरुख खान ने लंदन में या स्विट्जरलैंड में कहा था काजुल से कि पलट पलट पलट, तो वो सीन उनको याद है। वो ट्रेन में जब वो काजुल को कह रहा था कि तुम्हारी आंखें मेरी नानी जैसी हैं, तो वो याद है। तो ऐसा क्या है कि अगर वो फिल्म की स्टोरी याद रहती है तो हम लोग अपनी एकेडमिक्स को, कॉम्पिटिटिव बुक्स को भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग 100% फोकस नहीं कर पाते। तो हम लोगों को कहानी बना बना के ये सब चीजें पढ़नी है। और फिर टाइम टेबल इस तरह का होना चाहिए कि हमको इतने इतने आज शाम को हमको पॉलिटी का ये पोर्शन खत्म करना है, साइंस का ये करना है, कंप्यूटर का ये करना है, ज्योग्राफी का ये करना है। और इसी तरह से अगर कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो हमें फिजिक्स का ये पोर्शन करना है, बॉटनी का, बायो का ये करना है, केमिस्ट्री का ये करना है। तो जब आप टॉपिक वाइज अपना टाइम टेबल बनाओगे तो मुझे लगता है आप ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे कोई कंट्रैक्टर होता है ना, वो क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे ये मकान जो है बना देना है, आपको 1 लाख रुपया में इसका कॉन्ट्रैक्ट लूंगा। तो वो फिर दिन रात लगाता है, पूरी कंसंट्रेशन, पूरी जान लगा देता है। तो वो काम जो अगर डेली पे हम करते तो 2 महीने में होना था, वो 1 महीने में करता है। तो इसी तरह से आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेना है, आपको टाइम टेबल एक टॉपिक के हिसाब से लेके चलना है, तो उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं।
इसमें कोचिंग का क्या रोल रहता है? देखिए, कोचिंग का मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चे कोचिंग के बारे में पूछते हैं कि हम कोचिंग के बगैर भी कर सकते हैं। कोचिंग का मतलब होता है गाइडलाइन, कि आपको एक गाइडलाइन मिलती है कि आपको, जैसे नीट के बच्चे हैं, क्योंकि आपके यहाँ नीट के बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं, कि हमको बायो में से अगर रिप्रोडक्शन है तो उसमें कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन आए जा सकते हैं, हमको फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ना है, हमको सेल ऑर्गेनेलिज में क्या पढ़ना है, हमको टेक्सोनमी में क्या पढ़ना है, हमको जेनेटिक्स में क्या पढ़ना है, हमको श्रोडिंगर्स इक्वेशन पढ़ना है, एवोगेड्स लॉ पढ़ना है, बाकी चीजें इस तरह से हम लोगों को पढ़नी है, कहां कहां से पढ़नी है, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, और कौन सा पोर्शन हमको ज्यादा स्कोर दे सकता है। इसी तरह से आपने देखा कि जैसे सिविल सर्विसेज किया है, तो बहुत बार हम लोगों को ये रहता है कि सिविल सर्विसेज में हम लोगों को आइडिया नहीं है, हम किताबें लाते हैं, पढ़ते रहते हैं, ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, और वो बड़ी नेगेटिव बात हो जाती है। ज्यादा किताबें पढ़ने वाला बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं करता। क्वालिफाई स्मार्ट लोग करते हैं। स्मार्ट ये नहीं है कि अब आप जाओगे सीधा ब्यूटी पार्लर पे और आपके बहुत सारी क्रीमें लगा के स्मार्ट बन के परफ्यूम डाल के आ जाओगे। स्मार्ट आप मेंटली होने चाहिए, ये फ्रेशनेस कीजिए। आप जब स्मार्ट होगे जब आप टेक्निकल तैयारी करोगे। टेक्निकल तैयारी में क्या होता है कि आपने, जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़े तो हमको 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 1934 है ना, BN राव, फिर उसके बाद सीधा 1936 भाई जवाहरलाल नेहरू ने कहा ऑफिशियली कि नहीं होना चाहिए। 1942 में आपका अगस्त ऑफर आ गया। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होके आ गया 26 नवंबर। तो इस तरह से आपने अपने आप को फोकस करना है। कहानी पढ़ी और उस कहानी में देख लिया कि ये चीज हमें पूछी जा सकती है, उसको किताब में मत कीजिए, उसको पेन डाउन कर लीजिए, नोट तैयार कर लीजिए, और उन नोट्स को आप रिवाइज इजीली कर सकते हैं। क्योंकि जब एग्जाम होता है उस वक्त अगर आप बुक्स को ढूंढने के चक्कर में रहोगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा, और जब आप रिवाइज नहीं कर पाओगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, और जब फ्रस्ट्रेशन आएगी तो जो आपको आता होगा वो भी भूल जाओगे। तो स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब यही है कि बहुत सारी किताबों में से समरी निकाल के आप अपने नोट्स तैयार कीजिए, और जिनको आप बस पेज पलटते रहिए फाइनल एग्जाम में, तो आप अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं। डेली टाइम कितना डिवोट करना चाहिए प्रिपरेशन के लिए? देखिए, कम से कम आपको जब कोई बड़ा एग्जाम पास कर रहे हो तो कम से कम आपको 14 आवर अपने फोकस करने हैं। ये एकेडमिक वालों के लिए नहीं कह रहा हूं, जो जैसे 12th पास करके कोई नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो 14 से 16 आवर। सिविल सर्विसेज की जिसने अपने आप को पूरा फोकस कर दिया कि नहीं मुझको यही एग्जाम करना है, उसको कोई और नहीं है मसरूफियत, तो वो 14 आवर के लिए अपने आप को फोकस करके पढ़े। और जो बच्चा 9th 10th 11th 12th जो अभी पढ़ रहा है, एकेडमी भी पढ़ रहा है, तो वो भी 4 से लेकर 6 आवर अपनी एकेडमी के साथ साथ में कॉम्पिटिटिव की तैयारी करे, तभी वो आज के इस दौर में, क्योंकि ये कंपटीशन का एरा है, वो अपने आप को कामयाब कर सकता है। जो बहुत सारे अलग अलग टेस्ट सीरीज या VSTs वगैरह होते हैं, वो कितने जरूरी हैं? वो बहुत जरूरी है। देखिए, उनसे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे, मैंने कहता रहता हूं कि बच्चे टेस्ट सीरीज दीजिए, VST में आइए, वो डरते नहीं सर पता नहीं हमारे मार्क्स कम हो गए। मार्क्स मैटर नहीं करता। वहां आपको पता लगता है कि हम जो पिछले काफी देर से पढ़ रहे हैं हमारी तैयारी कितनी हो गई है, और किस एरिया में, किस पोर्शन में हम लैग कर रहे हैं, और फिर जिस पोर्शन में आप लैग कर रहे हैं उस पोर्शन में आप फोकस करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसको ठीक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका VST है या टेस्ट सीरीज है, ये आपकी प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, लास्ट में आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो बच्चों को यही कहूंगा कि हिमालय में जमी हुई बर्फ और माउंट एवरेस्ट जैसी चोटी और कैस्पियन सी जैसी गहराई क्यों ना रास्ते में आए, अपने आप को फोकस कर लीजिए, टारगेट को सेट कर लीजिए, और फिर ये ऊंची पहाड़ और ये गहरी नदी या समुंदर आपकी और आपकी मंजिल के बीच में नहीं आ सकती। बस अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, और जिस दिन आपके बीच में कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो कामयाबी आपकी होगी, आपकी होगी और सिर्फ आपकी होगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, सना स्टूडियो में आपने मुझे बुलाया, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को इसका फायदा होगा। और अगर कोई सवाल पूछना हो तो बच्चे हमें जरूर पूछ सकते हैं, और हमारे जो YouTube चैनल है डॉक्टर शमीम बांडे, वहां पे भी विजिट कर सकते हैं और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब।